Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Uwais Kadni and today we are going to learn the Parliament of Pakistan. Parliament of Pakistan is the most important topic और जो क्वेश्चंस हैं वो frequently इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह ताला आज ये वीडियो देखने के बाद आपका जो ग्रिप है इस टॉपिक के ऊपर वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। जो पार्लियामेंट आप अक्सर 9 बजे की ख़बरों के अंदर एक बिल्डिंग देखते हैं जो कि वाइट कलर की बिल्डिंग है और उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है। कलमा कौन सा लिखा हुआ है? कलमा तौहीद है, कलमा शहादत है, कलमा तमजीद है या कलमा तय्यबा है। ठीक है जी। तो क्या लिखा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जी जो कलमा लिखा हुआ है वो है कलमा कलमा तैयब। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको कलमा शहादत कलमा तौहीद समझ बैठते हैं। तो काइंडली अपने कलमों के नाम याद कर लीजिए, टेस्ट में अक्सर सवाल आता है और इस तरह से सवाल आ जाते हैं जो हम ना जान बूझते हुए हमसे गलत हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी गलत होते हैं। तो काइंडली जी जो कलमा लिखा हुआ है वो कलमा तैयब है। तो पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा तमजीद, चौथा तौहीद, पांचवा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार और छठा रद्दी कुफ्र। तो वाइट कलर की बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग को हम कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं जी? पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। पार्लियामेंट क्या काम करती है? पार्लियामेंट का बेसिक सा काम क्या होता है? टू मेक द लॉ फॉर द कंट्री, टू मेक लॉ और चेंज द लॉ। कानून बनाती है और क्या कहते हैं कानून को चेंज भी करती है। अगर स्टूडेंट्स के जहन में ये बात है कि जी जो कानून है वो कोर्ट्स के अंदर बनता है, तो ये गलत बात है। जो कोर्ट कानून कभी भी बनाती नहीं है। कोर्ट जो है हमेशा इंटरप्रेट द लॉ, वो लॉ को इंटरप्रेट करती है। आइदर द इन्फोर्सिंग ऑफ द लॉ इज़ लीगल और इलीगल अंडर द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो जो जज होते हैं उनको कोई पावर नहीं होता है टू मेक अ न्यू लॉ, बट वेयर द लॉज आर फॉर्म्ड इन द पार्लियामेंट। तो जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो कानून को बनाते हैं। तो पार्लियामेंट में कानून बनता है। अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं जी। द ऑफिशियल नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ मजलिस शूरा। क्या है जी? मजलिस शूरा कहा जाता है। किसे जी? पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफिशियल नेम है। और ये ऑफिशियल नेम कब अडॉप्ट किया गया? 1981 के अंदर। उसके अलावा एक और टेस्टों के अंदर सवाल आता है और सवाल ये आता है कि मजलिस शूरा कंसिस्ट या पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ। तो उसके नीचे ये 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं और कहीं पे लिखा हुआ होता है अपर हाउस और लोअर हाउस, प्रेसिडेंट और लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट और बोथ ऑफ थ्रीज़। तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ ऑफ थ्रीज़। ठीक है जी। लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट कहा जाता है। काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट को इसमें से माइनस कर देते हैं और वो यही समझते हैं कि अपर और लोअर हाउस, सिर्फ यही 2 जो हाउस है वही पार्लियामेंट है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि कभी भी कोई भी अमेंडमेंट होती है तो सबसे पहले लोअर हाउस से पास होती है, फिर अपर हाउस में जाती है और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ वो जो कानून होता है वो इन्फोर्स होता है। तो प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट important part of the parliament. Without the signature or assent of the president, there is no law which will be enforceable in the country of Pakistan. So how many components of the parliament? There are 3 components of parliament. Number 1 president, upper house and lower house. चलिए जी, अब हम 1 बाय 1 करके इन तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जी प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। उसके बाद जी ये 2 वर्ड हैं वो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, क्योंकि एक है हेड ऑफ स्टेट और दूसरा है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट है हमारे पास प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास PM। तो हमारे पास कौन सा निज़ाम है? हमारे पास निज़ाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम किसे कहते हैं? जिसके अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट एक सेपरेट बंदा हो और हेड ऑफ स्टेट एक अलग बंदा हो, दोनों एक बंदे ना हो। ठीक है जी, दोनों अलग अलग पर्सनस हो।
और जी एक दूसरा सिस्टम है जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चलता है, वो है जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ सिंगल पर्सन, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन, और जो बाइडन जो है वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये बेसिक सा डिफरेंस होता है कि हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ सिंगल पर्सन, और इफ़ देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन देन देयर इज़ नो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो पाकिस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आगे चलते हैं जी। ही इज़ आल्सो अ सिविलियन कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्स। तो जब भी बात आ जाए कमांडर इन चीफ की, तो कमांडर इन चीफ तो हमारे पास है ही नहीं। कमांडर इन चीफ हमारे पास पुराना नाम था किस पोस्ट का? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। ठीक है जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पुराना नाम था कमांडर इन चीफ। तो अब यहाँ पे देखें सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है सिविलियन कमांडर इन चीफ। तो सिविलियन कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ डॉक्टर आरिफ अलवी। डॉक्टर आरिफ अलवी इज़ द 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? सिकंदर मिर्ज़ा। अब बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि जी नहीं, पहले प्रेसिडेंट तो कायदे आज़म है, क्यों? बिकॉज कायदे आज़म वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। बट आप ये बात अपने जहन में बिठा लें कि कायदे आज़म वाज नॉट द प्रेसिडेंट, बट कायदे आज़म वाज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो। और अभी हम पढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी। तो डॉक्टर आरिफ अलवी को पहले पढ़ लेते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी वाज सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन 9 सितंबर 2018। तो डॉक्टर आरिफ अलवी 13वें प्रेसिडेंट है। उन्होंने 9 सितंबर 2018 के ऊपर एज अ प्रेसिडेंट हल्फ उठाया था। Dr. Arif Alvi was born in 1949 and completed his early education in Karachi. So our president belongs to the Karachi and he completed his early education in Karachi. आगे चलते हैं जी। बाय प्रोफेशन डॉक्टर तो हैं, बट बाय प्रोफेशन क्या है? तो बाय प्रोफेशन जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो डेंटिस्ट हैं। ठीक है जी। ही इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दैट केम इनटू बीइंग इन 1996। तो पीटीआई जो है वो 1996 के अंदर बनी है, और डॉक्टर आरिफ अलवी वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द पीटीआई। तो वेयर इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो रेजिडेंस जो है ऑफिशियल वो है ऐवान सदर। ऐवान सदर कहाँ है जी? पार्लियामेंट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट और इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पार्लियामेंट। सो हाउ मैनी ईयर्स, और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो कितने साल के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब टेन्योर उसका कितना होता है? तो 5 ईयर का टेन्योर होता है, और रिन्यूएबल वंस, मतलब एक दफ़ा जो है उसको रिन्यू किया जा सकता है। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो एक शख्स 10 साल तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह सकता है सिंपल टर्म में। और अगर ये पूछा जाए कितनी दफ़ा बन सकता है, तो 2 दफ़ा बन सकता है। और 2 दफ़ा मतलब एक दफ़ा बनेगा 5 साल पूरा करेगा, दूसरी दफ़ा फिर बनेगा और 5 साल पूरा करेगा। तो 2 दफ़ा मतलब 10 साल एक बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट जब नहीं होता, द सेनेट चेयरमैन टेक्स ओवर एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम ऑफिस और द इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज हेल्ड। ठीक है जी। अब अगर लेट सपोज जो हमारे पास डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो इट इज़ ऑन द फॉरेन विजिट और फॉरेन ट्रिप टू एनी कंट्री, तो अब पीछे मुल्क के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या पीछे मुल्क जो है वो ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि इफ़ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान देन द सेनेट चेयरमैन टेक्स ओवर एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब तक जी प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस में दोबारा नहीं आ जाता, या जी जब तक आपके पास प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता, तो तब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा? चेयरमैन सेनेट। उसके बाद प्रेसिडेंट टू बी अ मुस्लिम। प्रेसिडेंट हम अब क्वालिफिकेशन हमारे पास आ रही है कि जो प्रेसिडेंट है वो उसकी ईयर कितना होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट की 2 क्वालिफिकेशंस हैं सिंपल सी। फर्स्ट, ही मस्ट बी अ मुस्लिम और नॉट लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मुस्लिम्स होना चाहिए और 45 ईयर्स से छोटा नहीं होना चाहिए।
वो होगा हमारा प्रेसिडेंट। तो जी प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट मेथड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इलेक्टिंग। नंबर वन इज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड होता क्या है, जिसके अंदर जो आवाम है, मतलब जो पीपल्स हैं, वो वोट करें और वो जो है सिलेक्ट करें प्रेसिडेंट को। तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि जी प्रेसिडेंट मुझे वोट दें और मैं मुल्क का प्रेसिडेंट बनूंगा, या जब भी प्रेसिडेंट बनता है तो वो वोट आवाम से नहीं पूछे जाते हैं, आवाम नहीं उसमें पार्टिसिपेट करती। आवाम के चुने हुए नुमाइंदे आपस में से वोटिंग करके और जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ऐसे प्रेसिडेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जनरल पीपल्स नॉट पार्टिसिपेटेड। ठीक है जी। तो फॉर्मेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कब बनी है जी प्रेसिडेंट की पोस्ट? 23 मार्च 1956 को। ठीक है, तो इससे पहले कौन सी पोस्ट थी? पाकिस्तान वाज केम इन टू बीइंग इन 14 अगस्त 1947 और जी 23 मार्च 1956 के ऊपर प्रेसिडेंट बन रहा है। तो इस दौरान कौन सी पोस्ट थी? इस दौरान पोस्ट थी जी हमारे पास गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से पहले इस पोस्ट का नाम क्या था? वाइसरे। वाइसरे से पहले क्या था? फिर जी हमारे पास गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल से पहले क्या था? किंग और क्वीन था। तो ये हम मोहम्मद बिन कासिम तक चले गए हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर। कि एक आपके जहन में हो कि जो हाईएस्ट पोस्ट होती है तो वो कौन सी थी और वो किस तरह चेंज होती हुई आई है। तो सिकंदर मिर्ज़ा इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट। सिकंदर मिर्ज़ा इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो होपफुली आपको प्रेसिडेंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हाउस की तरफ और हमारा दूसरा हाउस है सेनेट द अपर हाउस। और जी सेनेट जो है हमारे पास, सेनेट को अपर हाउस भी कहा जाता है और सेनेट जो है वो मैच्योर हाउस है। ठीक है, सेनेट जो है वो मैच्योर हाउस है, सेनेट इमेच्योर नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद द मेन पर्पस फॉर द क्रिएशन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज गिव टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल फेडरेटिंग यूनिट्स। तो जो सेनेट है, सेनेट के अंदर जो सीट्स हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। मतलब ये नहीं है कि अगर पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा सीटें दे दी जाएं और जी बलूचिस्तान की पॉपुलेशन कम है तो बलूचिस्तान को कम सीटें दे दी जाएं। नहीं जी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है किसके अंदर? सेनेट के अंदर। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है सेनेट के अंदर। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। द मेंबरशिप ऑफ द सेनेट विच वाज ओरिजिनली 45 जब सेनेट वाज कम इन टू बीइंग। अच्छा, एक और बात बता दूं कि सेनेट जो है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, प्रेसिडेंशियल और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था। और जो पार्लियामेंट के अंदर जो सेनेट हाउस बना है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना है। ठीक है जी। तो जब ये बना था तो इसकी सीट्स थी 45। उसके बाद ये सीट्स हुई 63 इन 1977। उसके बाद 87 हुई 1985 के अंदर। उसके बाद फिर ये जी मेंबरशिप है सेनेट की वंस अगेन रेज्ड फ्रॉम 87 टू 100 इन 2002 मुशर्रफ के दौर के अंदर। उसके बाद वंस अगेन द मेंबरशिप ऑफ द सेनेट was raised from 100 to 104 through the 18th amendment, the most popular amendments of the constitution of Pakistan। तो 4 minority seats दी गई 4 provinces को। जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे उस वक्त के ऊपर आसिफ जरदारी। तो आसिफ जरदारी ने 18 अमेंडमेंट करने के बाद जो प्रोवेंसेस हैं उनको मिनॉरिटी को एक एक सीट दे दी थी हर प्रोवेंस के लिए। तो ये 18 अमेंडमेंट आपने ख़ास तौर पे याद करनी है। और उसके बाद फिर क्या हुआ जी? आफ्टर द 25th अमेंडमेंट द सीट्स ऑफ सेनेट डिक्रीज टू 96। जो हमारे पास 25वीं अमेंडमेंट आई तो फिर उसके पास सीट्स कितनी हो गई? 96। द सीट्स ऑफ फाटा हैज़ बिन रिमूव्ड आफ्टर इट्स मर्जर विद केपीके। जैसे जी जो फाटा है वो मर्ज हो चुका है केपीके के अंदर से, और जी जो हमारी सीटें थी 104, वैसे जी जो फाटा की अलग से सीटें थी 8, और वो 8 अगर हम माइनस करें 104 से तो हमारे पास बनते हैं 96। तो जो हमारे पास 25th अमेंडमेंट है तो 25th अमेंडमेंट के बाद हमारी सीट्स जो हैं वो हो गई हैं 96। आगे हम टेबल के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंबर ऑफ द सेनेट इज कॉल्ड द सेनेटर। जो जी सेनेट का जो मेंबर होता है उसे कहते हैं सेनेटर। ठीक है जी। और उसका टर्म कितना होता है? 6 ईयर।
जैसे हमारे प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 ईयर, बट सेनेटर का टर्म होता है 6 ईयर। और जी सेनेट का इलेक्शन कितने साल बाद होता है? तो सेनेट का इलेक्शन, अब आप सोच रहे होंगे 6 साल बाद होता है, बट नहीं, सेनेट का इलेक्शन एवरी 3 ईयर्स के बाद होता है। हर 3 साल के बाद द इलेक्शन ऑफ द सेनेट विल बी हेल्ड। तो हर 5 साल के बाद सेनेट का इलेक्शन होता है, और इसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं, लेट सपोज जो हैं हमारे पास 104 हैं सीट्स, तो 104 का हाफ होगा 52, तो 52 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है। मतलब हाफ सीट्स के ऊपर हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। करंटली जो हमारे पास अभी सेनेट है, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फेब के अंदर, फेब 2022 के अंदर, तो अभी हमारे पास जो सेनेट के अंदर सीट्स हैं वो टोटल हमारे पास जो सीट्स हैं वो नियर अबाउट 100 हैं। ठीक है जी, कितनी सीट्स हैं? 100 हैं। बट जो हमारे पास नेक्स्ट इलेक्शन होगा, नेक्स्ट इलेक्शन हमारे पास होगा 96 सीट्स के ऊपर। अब 100 का हाफ क्या होगा? 50, और 96 का हाफ क्या होगा? 48। तो अभी जो इलेक्शन हुआ है हमारे पास वो 50 सीट्स के ऊपर हुआ है, और जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, अभी जो हमारे पास लास्ट इलेक्शन हुआ है वो 3 मार्च 2021 के अंदर हुआ है। ठीक है जी, तो कितनी सीट्स के ऊपर हुआ है? 50 के ऊपर, और हमारे पास करंट सीट्स कितनी है? 100 हैं। जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा हमारे पास 24 के अंदर, 2024 के अंदर, तो उसमें हमारी जो सीट्स होंगी वो 96 हो जाएंगी, और हमारे पास जो उसके हाफ होगा 48, और 48 के ऊपर इलेक्शन होगा कब जी? 24 के अंदर। अब आपके जहन में ये थोड़ी सी बात आ रही होगी कि ये सीट्स किस तरह कम ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ ताकि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले जी देखिए, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा है वो 2024 में होना है। अभी जो हुआ है वो 2021 में हुआ है, और इससे पहला जो इलेक्शन हुआ था वो 2018 में हुआ था। अब गौर से देखिएगा, हमारे पास जो जी सेनेटर्स आए हैं फाटा के, तो फाटा के सेनेटर्स यहाँ पे इंक्लूड थे। ठीक है जी, फाटा की तरफ से कितने सेनेटर्स थे? 8। कितने सेनेटर्स थे? 8। और हमारे पास टोटल सीटें कितनी थी? 104। अब फाटा का मर्जर हो गया किसके अंदर? केपीके के अंदर। फाटा का मर्जर हो गया केपीके के अंदर, तो हर 3 साल के बाद जो है ना इलेक्शन हो रहा है, हर 3 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, और कितनी सीट्स पे होता है? हाफ सीट्स के ऊपर होता है। तो 104 का हाफ कितना हुआ? 104 का हाफ हुआ 52 हमारे पास हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 52 हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्शन हो गया, अब इसके अंदर हमारे पास कितनी सीट्स थी? फाटा की तरफ से 8 थी। कितनी थी? फाटा की तरफ से 8 सीट्स थी। अब ये जो फाटा की जो 8 सीट्स थी, इसके अंदर तो इसका हाफ करेंगे तो 4 सीट्स बच जाएंगी। तो अब 4 सीट्स हमारे पास फाटा की न्यू थी, और 4 सीट्स पीछे ऐसे सेनेटर्स थे जिनके 3 साल पहले ही हो चुके थे, मतलब 3-3 साल बाद इलेक्शन होता है। तो 4 सीट्स हमारे पास किसकी थी? फाटा की थी। ठीक है, और 3 साल गुजर चुके थे जो पहले सेनेटर्स थे जिनको पहले ही 3 साल हो चुके थे। तो अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे 52 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है, और यहाँ पे 4 नए मेंबर आ जाते हैं फाटा के। तो अब टोटल हमारे पास सीट्स हो गई 104, और 104 के अंदर से 52 में से हमारे पास टोटल जो फाटा के मेंबर आए वो 8 आ गए। ठीक है, टोटल 8 हो गए। अब हमारे पास आगे से फाटा मर्जर हो गया, और फाटा मर्ज हो जाता है किसके अंदर? केपीके के अंदर। तो अब इसकी 8 सीटें हो गई ख़त्म। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया कि जो अब नए अपॉइंट नहीं करेंगे, बट जो पुराने हो चुके हैं उनको क्या करेंगे जी? उनका एक दफ़ा टर्म पूरा हो जाए तो उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि जी फाटा मर्ज हुआ तो उनको एकदम जी बाहर निकाल दिया जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। अब 2021 के अंदर जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है? जब जो जी सेनेटर्स की टर्म 3 साल गुजर चुका था 2018 के अंदर, 2021 के अंदर वो 4 सीटें हो गई ख़त्म। 2021 के अंदर वो 4 सीटें जो मतलब फाटा की हाफ करें तो 4 थे ना, तो 4 को 3 ईयर्स हो चुके थे। तो अब 21 के अंदर 2018 में 3 ईयर्स हुए थे, तो 2021 के अंदर 2021 के अंदर उनको 6 साल हो गए, तो 4 एक्सपायर हो गए।
अब हमारे पास टोटल सीट्स कितनी बची, देखें 104 में से 4 हमारे पास ये ख़त्म हो गए, ठीक है, फाटा के। तो अब हमारे पास यहाँ पे बची 100 सीट्स। कितनी सीट्स बची, 100 सीट्स। सेनेट का जो इलेक्शन था 2021 का, अब उसके अंदर फाटा के कितने मेंबर थे, 4। टोटल कितने मेंबर बचे थे, 4। जो अपॉइंट कब हुए थे वो 2018 के अंदर हुए थे। तो यहाँ पे इन 4 मेंबर्स को कितने साल हुए, 3 साल हुए। कितने साल हुए जी, 3 साल हुए। तो अब यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ वो 50 का हाफ करें तो 100 है, और 100 का हाफ करें तो 50 सीट्स बनती हैं। तो जो लास्ट इलेक्शन हुआ है 2021 के अंदर वो 50 सीट्स के ऊपर हुआ है, मतलब 50 सीट्स के ऊपर वो आपका इलेक्शन हुआ है। अब हमारे पास जो लास्ट इलेक्शन जो हुआ है वो 100 सीट्स का हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे हमने फाटा को कोई दोबारा उधर से सेनेटर को इलेक्ट नहीं किया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास 3 साल के बाद इलेक्शन होगा, तो उसमें जो हमने 2018 के अंदर यहाँ पे सेनेटर नए जो इलेक्ट किए थे, जो आए थे सेनेटर बने थे, वो 2024 के अंदर क्या होंगे जी, एक्सपायर हो जाएंगे। तो हमारे पास 100 में से 4 और माइनस करते हैं तो यहाँ पे बन जाएंगे 96, और 96 का हाफ कर दें तो यहाँ पे जी हमारे पास कितने बनेंगे, हमारे पास बनेंगे 48 मेंबर्स के ऊपर इलेक्शन होगा। ये टेस्ट के अंदर सवाल आता है कि 2018 के अंदर कितनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ, जो 52। 2021 का कितनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ जी, 100 का हाफ कर देंगे तो 50, और 2024 के अंदर कितनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन होगा, 48 के ऊपर। तो होपफुली ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम पढ़ लेते हैं। द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द सेनेट इज़ द चेयरमैन। जो सबसे बड़ी पोस्ट है पार्लियामेंट की वो है चेयरमैन। मोहम्मद सादिक संजरानी इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट। जो सादिक संजरानी है वो करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम बलूचिस्तान BAP से इनका ताल्लुक़ है, और ये 6th चेयरमैन है। और अक्सर टेस्टों में सवाल आता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट, तो उनका नाम है हबीबुल्लाह। सादिक संजरानी का टर्म क्या है, 12 मार्च 2018 से लेके ये मार्च 2024 के तक एक्सपायर हो जाएगा इनका टर्म। और उसके बाद अभी रिसेंट हमारे पास इलेक्शन हुआ है, और रिसेंट इलेक्शन के बाद हमारे पास डिप्टी स्पीकर, जो कि पहले हमारे पास सलीम मांडवी वाला थे कराची से, बट अब चेंज हो चुके हैं, और नए हमारे पास डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी चेयरमैन है मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी। मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी इज़ द करंट डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। और टेन्योर जो है ये 12 मार्च 2021 को इन्होंने जो है जिम्मेदारी संभाली है एज अ डिप्टी चेयरमैन, और ये कब तक चलेंगे, 2027 तक इनका टर्म चलेगा। उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो शहजाद वसीम है, PTI से बिलोंग करते हैं, और ये 4 जून 2020 से जो हैं लीडर ऑफ द हाउस हैं। उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन है यूसुफ रज़ा गिलानी, और ये भी अभी रीसेंट जो हमारे पास लास्ट इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जो 3 मार्च के ऊपर इलेक्शन हुआ है, 3 मार्च 2021 के अंदर, उसके अंदर जी ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। कौन जी, यूसुफ रज़ा गिलानी। अब ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन काइंडली जी आप देख लीजिए। देखें जी, ये 18 अमेंडमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है जी। 18 अमेंडमेंट में हमारे पास जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की थी, तो सेनेट के अंदर जो हमारी सीट्स हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। देखिए जी, जितनी भी सीट्स हैं, सीट्स के अंदर हमारे पास सब के लिए 14 सीटें ईच प्रोवेंस, बट जो FCA मीन्स फेडरल कैपिटल, उसके लिए 2 सीट्स हैं। किसके लिए, जनरल सीट्स के लिए, ठीक है जी, 2 सीट्स हैं किसके लिए, फेडरल कैपिटल के लिए। उसके बाद वुमेन्स की कितनी सीट्स हैं, वुमेन्स की हमारे पास सीट्स हैं टोटल 4 ईच प्रोवेंस को, और जी फेडरल कैपिटल से 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर फाटा भी देखें दिया हुआ है, फाटा की जनरल सीट्स थी 8, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा था 104 हैं, और 104 में फाटा मर्ज हो गया किसके अंदर से, KPK के अंदर। आप कोई ऐसे सोच रहा हो कि KPK को जी 24 सीटें दे दी जाएंगी, तो वो जो सेनेट का जो बेसिक नेचर है ना, ये उसके खिलाफ बात हो जाएगी, क्योंकि जी सेनेट जो है, सेनेट का मतलब ही ये है विच गिव्स द इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल फेडरेटिंग यूनिट, तो वो उसकी बेसिक डेफिनेशन के खिलाफ हो जाएगी और पार्लियामेंट के भी खिलाफ हो जाएगी। तो इस वजह से ये फाटा की सीटें ख़त्म हो चुकी हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको दे दी गई है। इसी वजह से टेक्नोक्रेट्स
और उलमा, इनकी 4 सीट्स हैं। FC फेडरल कैपिटल से एक आएगा, और नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो ईच प्रोविंस से 1 हैं। तो अब 23 4 प्रोविंस से और 4 इसके अंदर फेडरल कैपिटल से आएंगे, तो ये आपके पास टोटल बन जाएंगी 96 सीट्स। और जनरल जो टोटल सीट्स हैं 66 के अंदर से अगर आप 8 माइनस करेंगे तो 58 बन जाएंगी। उसके बाद वुमेन सीट्स आपके पास 70 की 70 रहेंगी। इसी तरह ही टेक्नोक्रेट्स भी 70 के 70 रहेंगे, और नॉन मुस्लिम भी 4 के 4 रहेंगे। बस जी जो आएगा मेजर जो आपका काउंटिंग है 96, वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो ये है जी 18 अमेंडमेंट के बाद ये जो है नॉन मुस्लिम्स की सीट सेट हुई थी, और 25 अमेंडमेंट के बाद ये फाटा खत की सीट्स ख़त्म हो गई और हमारे पास टोटल सीट्स 96 हो गई हैं। आगे चलते हैं जी अब हम नेशनल असेंबली की तरफ। नेशनल असेंबली जो है वो असेंबली है जो गवर्नमेंट बनाती है। ये वो हाउस है पार्लियामेंट का जिसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है जी। तो नेशनल असेंबली को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, और जो मेंबर होता है नेशनल असेंबली का उसे हम कहते हैं MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। और वोट्स जब भी हमारे पास जनरल इलेक्शन होती है 25 जुलाई 2018 के ऊपर लास्ट जनरल इलेक्शन हुई है। ठीक है, 25 जुलाई 2018 के ऊपर लास्ट जनरल इलेक्शन हुई है। तो उसके ऊपर आवाम ने वोट दिया था, और आवाम जो वोट देती है वो लोअर हाउस के लिए देती है। और लोअर हाउस जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी भी है, क्योंकि लोग जो हैं इस पर वोट करते हैं। तो नेशनल असेंबली कन्वीनियन जो नेशनल असेंबली है वो जी पार्लियामेंट हाउस इन इस्लामाबाद के अंदर है, जैसा कि आपको बताया गया है। अब टोटल सीट्स, अब जो नेशनल असेंबली है ना, नेशनल असेंबली इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। जो नेशनल असेंबली है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर सीट्स देती है। जैसे अभी हमारे पास लास्ट सेंसस हुई थी, 6 सेंसस हुई थी। ठीक है, तो जो लास्ट सेंसस हुई है वो उसने जी हमारी आबादी को बताया है कि जी हमारी आबादी बढ़ी है, कम हुई है, किस प्रोविंस में से कितनी आबादी बढ़ी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ 6 सेंसस ऑफ पाकिस्तान जो हमारी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो उसके अंदर चेंजिंग्स आई हैं। ठीक है, सब प्रोविंस की जो सीट्स हैं उसके अंदर चेंजिंग आई है, सिवाय सिर्फ सिंध के। ठीक है, सिंध की सीटें उतनी रही हैं, पंजाब की सिर्फ कम हुई हैं, और बाकी सब KPK की, बलूचिस्तान की और फेडरल कैपिटल की सीट्स बढ़ी हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इधर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो टोटल सीट्स कितनी थी? टोटल सीट्स हमारे पास हैं अब करंटली जो हमारे पास नेक्स्ट इलेक्शन होगा 336। बिफोर द 25th अमेंडमेंट ये कितनी थी? 342। ठीक है, उसके बाद जी डायरेक्ट इलेक्शन कितनी सीट्स के ऊपर होता है? 272 के ऊपर होता है। 7 सीट्स जो हैं वो वुमेंस के लिए और रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने गवर्नमेंट बनानी है तो उसको लाजमी तौर पे 137 जो सीट्स हैं वो लेनी होती है। अगर कोई पार्टी 137 सीट्स ले लेती है तो ही इट विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। टर्म ऑफ नेशनल असेंबली कितना है? 5 ईयर। कितने साल का है? 5 ईयर का टर्म है। और जी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनने के लिए 25 ईयर्स जो है उसकी एज होनी चाहिए, और जी ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। तो जो हमारा सेनेट है, सेनेटर बनने के लिए हमें जो लाजमी तौर पे हमारे पास सेनेटर बनने के लिए आपके पास जो है आपकी उम्र नियर अबाउट 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपकी उम्र 35 ईयर्स होनी चाहिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी उम्र 45 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये सारी जो उम्र से ये आप याद कर लें। और उसके बाद टर्म जो है वो सेनेट का 6 साल होता है, प्रेसिडेंट का 5 साल होता है, नेशनल असेंबली का 5 साल होता है। ठीक है जी। अब न्यू सेशन जो है वो हमारे पास स्टार्ट हुआ है 13 अगस्त 2018 के अंदर। स्पीकर जो हैं किसके जी? नेशनल असेंबली के, वो हैं असद कैसर जो कि KPK से बिलोंग करते हैं। 15 अगस्त 2018 पे ही वॉज बिकम द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। इससे पहले अयाज सादिक थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा टर्म गुजारा था। ठीक है जी। उसके बाद डिप्टी स्पीकर हमारे पास कासिम सूरी 15 अगस्त 2018 में ये भी इन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस कौन है जी? इमरान खान 18 अगस्त 2018। तो लीडर ऑफ द हाउस ही आपका PM होता है, बट सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस आपका प्रेसिडेंट नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट अपने जहन में रखिएगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है जी? शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ PMLN से बिलोंग करते हैं, और सबको ही पता है 20 अगस्त
2018 को ये लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली अपॉइंट हुए हैं। और ये हमारे पास जो अभी असेंबली बनी हुई है ये 15वीं असेंबली है पाकिस्तान की। और ये असेंबली 2024 है, 2024 के अंदर ये असेंबली ख़त्म होगी और फिर नई गवर्नमेंट आएगी। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सीट्स को देख लेते हैं। ये जी सीट्स हैं जो दो हमारे पास जी 18th अमेंडमेंट के बाद है और फिर जी 25th अमेंडमेंट के बाद वाली सीट्स हैं। तो सबसे पहले तो जी यहाँ पे देख लें 200 जो पहले हमारे पास सीट्स थी बलूचिस्तान की 14 सीट्स थी और फिर उसके बाद 25th अमेंडमेंट के बाद जो हैं ये जो सीट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ये 16 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं जी? ये सीट्स हमारे पास 16 हो चुकी हैं। उसके बाद जी हम देखते हैं वुमेन सीट्स। वुमेन सीट्स पहले हमारे पास बलूचिस्तान की 3 थी और अब जी हमारे पास 4 हो चुकी हैं। ये 25th अमेंडमेंट के बाद बता रहा हूँ, जो सेंसस के बाद जो हमारी नेशनल असेंबली के अंदर जो है सीट्स कम ज़्यादा हुई हैं। अब तो पहले जो बलूचिस्तान की टोटल सीट्स थी वो 17 थी और अब हैं 20। KPK की तरफ आते हैं। KPK की जो जनरल सीट्स थी वो 35 थी और अब जी कितनी हो गई हैं? 45। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो है वो फ़ायदा मिला है किसको? KPK को, क्योंकि फाटा की जो अवाम थी उसकी पहले अलग से सीट्स थी, ठीक है। फाटा की कितनी सीट्स थी? 12। तो उसकी पॉपुलेशन मर्ज हुई है KPK के अंदर और यहाँ पे इसकी सीट्स को बूस्टअप मिला है। सेनेट के अंदर कोई बूस्टअप नहीं मिला, बट जी जो आपके पास नेशनल असेंबली उसके अंदर बूस्टअप मिला है। और उसके बाद यहाँ पे वुमेन सीट्स थी, पहले जी 8 थी पर अब 10 हो गई है और टोटल सीट्स में भी फ़र्क आया, 43 से 55 हो चुकी है। पंजाब की जी 148 सीट्स थी और अब जो है आबादी कम हुई है पंजाब की और अब 141 हो चुकी हैं वुमेन सीट्स। पहले हमारे पास 35 थी और अब पंजाब की जो आफ्टर 25th अमेंडमेंट जो सीट्स हैं वो 32 हैं। और टोटल सीट्स में आप देख लें 183 से 173, मतलब 10 सीटें कम हुई हैं जिसकी पंजाब की। उसके बाद हम सिंध को देखते हैं तो सिंध की कोई सीट ना बढ़ी है ना कम हुई है। जितनी पहले सीट थी जनरल सीट वो 61, वो उतनी की उतनी है। और यहाँ पे भी जी आफ्टर 25th अमेंडमेंट जो जनरल सीट्स हैं वो 61 ही हैं। वुमेन सीट्स जो थी वो 14 थी और जी अब भी जो 25th अमेंडमेंट के बाद जो सिंध की सीट्स हैं वो भी 14 ही हैं। तो टोटल 75 का टोटल पहले भी था और अब भी आफ्टर 25th अमेंडमेंट सिंध का जो टोटल बन रहा है सीट्स का वो भी 25 ही बन रहा है। फेडरल कैपिटल जो है उसकी सीट्स बढ़ी हैं, ठीक है, 2 से 3 हो गई हैं। और जी फाटा जो है यहाँ से माइनस हो गया। फाटा क्या हो गया जी? माइनस हो गया। तो पहले हमारे पास सीट्स कितनी थी? 342 ओवरऑल और अब हमारे पास सीट्स हैं 336। और इससे पहले जनरल सीट जो इलेक्शन होता है वो इन सीट्स के ऊपर होता है, ठीक है, 272 के ऊपर इलेक्शन होता है। बट जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो इन सीट्स के ऊपर होगा और 266 सीट्स के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट इलेक्शन होगा। ये देखें जी 60 हमारे पास वुमेन्स की हैं और ये वुमेन की हैं और उसके बाद 10 नॉन मुस्लिम्स की और यहाँ पे भी 10 नॉन मुस्लिम्स की। तो ओवरऑल जो हमारी सीट्स हैं उसके अंदर कितना फ़र्क आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो फ़र्क आ रहा है 6 सीटों का आ रहा है। तो होपफुली जी ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफली पढ़ा। अगर आपको कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का भी सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल और ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप इसके ऊपर हमेशा पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।